हाँ तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें जो टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ये टॉपिक सिलेबस बोर्ड्स में भी इंक्लूडेड है और बोर्ड्स में इंक्लूडेड है, इसका साफ साफ मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आने वाला ये वाला टॉपिक। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनडब्ल्यूटी का बहुत ज्यादा कह सकते हैं डायरेक्ट सवाल आते हैं इसमें एनडब्ल्यूटी में। और जेडब्ल्यू मेंस की अगर बात करें तो इस सवाल के साथ मिक्स होके मतलब दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा कंटेंट मिक्स होके इस सवाल का एप्लीकेशन आता है। वो आपको थोड़ा टाइम बाद समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब अलग अलग टॉपिक को मिक्स करके सवाल बनाते हैं फिर देते हैं, ठीक है। जेडब्ल्यू मेंस में एनडब्ल्यूटी में डायरेक्ट सवाल आता है, तो सवाल एकदम बेसिक सा है, उतना कुछ कठिन नहीं है, सिंपल टेक्निक है, सुने अच्छे से। पहली बात, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है। कॉन्करेंट फोर्सेस का साफ साफ मतलब है जो फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। तो सपोज मेरे पास तीन फोर्सेस है, F1, F2 और F3, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए और सपोज तीनों इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं मतलब क्या, तीनों का नेट फोर्स जीरो है। और इक्विलिब्रियम और नेट फोर्स जीरो लिख सकते हो, क्या होगा, F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, यानी कि F1 डिवाइडेड बाई उसका ठीक ऑपोजिट एंगल, F2 डिवाइडेड बाई उसका ठीक ऑपोजिट साइन का एंगल का साइन, F3 का ठीक ऑपोजिट का एंगल का साइन। ये है लेमिस थ्योरम। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका डिराइवेशन कहाँ है। इसका डिराइवेशन सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में इसका डिराइवेशन ही नहीं है, ना बोर्ड्स में है और कंप्लीट एग्जाम में तो डिराइवेशन की जरूरत वैसे भी नहीं है। जब डिराइवेशन नहीं है तो करके कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट हमको याद रहना चाहिए और रिजल्ट बिल्कुल सिंपल है। रिजल्ट क्या याद करो, बचकाने रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें सवाल काफी टाइप के आते हैं। काफी टाइप का मतलब एप्लीकेशन काफी बेस्ड है, काफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। आपको एक क्वेश्चन में बेसिक कराता हूँ, इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन करूंगा। पहले एक क्वेश्चन बेसिक को अच्छे से सुने, इसके बाद वाले सवाल आप ट्राई करें खुद से करने का। ये क्वेश्चन को अच्छे से सुन ले। बोला है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एंगल थीटा। ये एंगल थीटा निकालने बोला है। मैं आपको समझाता हूँ सवाल बोला गया। इनिशियली एक स्ट्रिंग था, एक रस्सी थी जिससे 2 kg का मास लटक रहा था। अब मैंने क्या किया, रस्सी के बीच में एक और रस्सी बांध दी, एक और रस्सी बांधी और उस रस्सी को खींचा। कैसे, हॉराइजेंटली खींचा। कितने फोर्स से, 10 न्यूटन फोर्स से खींचा। जब मैं इसको हॉराइजेंटली खींचूंगा तो ये रस्सी ऐसी हो जाएगी कि नहीं, ऐसी हो जाएगी कि नहीं, ऐसी हो जाएगी कि नहीं। तो वही सिचुएशन ये है। एक रस्सी था स्ट्रेट, रस्सी में कौन सा रस्सी बताता हूँ, ये वाला रस्सी पहले स्ट्रेट था, उसके बाद बीच में मैंने एक धागा बांधा, उसको 10 न्यूटन से खींचा। ऑब्वियसली बात है, ये 2 kg का मास है तो 10 न्यूटन से खींचूंगा तो एक पर्टिकुलर जगह में आके रुकेगा। हमको बोला है वो पर्टिकुलर जगह में एंगल ई थीटा कितना होगा उस पर्टिकुलर केस में। सॉल्व करते हैं सवाल को, ठीक है। पहली बात, ये हॉराइजेंटली खींच रहा हूँ, धरती माता इसको नीचे वर्टिकली खींच रही है, तो ये एंगल साफ साफ हमारे पास क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। ये थीटा तो ये पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अच्छा ये थीटा है, अब इसको भूल जा, इसको थोड़ा टाइम के लिए भूल जा। ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आएगी। तो हमारे पास टोटल ये 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा। इतना अपने पास नॉलेज आ चुका है। चलो अब अगला स्टेप में जो हम जाएंगे इसमें ये करेंगे। ये 2 kg है, 2 kg का मतलब कितना होता है बेटा, 2 kg मतलब कितना फोर्स होता है, 2g फोर्स। नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है बेटा, 2g फोर्स लग रहा है। तो 2g का मतलब कितना होता है, 20 न्यूटन। इतना तो मुझे बताने का कोई जरूरत है नहीं। तो ये कितना हो गया बेटा, 20 न्यूटन। ये हो गया 10 न्यूटन। अच्छा टेंशन क्या होता है बेटा, ऑपोजिट एरो, याद है कि नहीं। टेंशन क्या था, ऑपोजिट एरो। तो ये नहीं भूलना है अपने को। तो इस रस्सी में टेंशन थी तो यहाँ भी टेंशन थी। हालांकि ये वाला टेंशन इस पॉइंट पे लग रहा होगा, ये वाला टेंशन तो सीलिंग में लग रहा होगा, ठीक है। सीलिंग समझता ना, ऊपर छत, ठीक है। तो ये टेंशन इसको इस तरफ खींच रहा है, ये फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, ये 20 न्यूटन इस तरफ खींच रहा है। क्या तीनों उस टाइप के मिल रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्स हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो लेमिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। लेमिस थ्योरम कैसे लगाएंगे, देख, 10 डिवाइडेड बाई इसका ऑपोजिट साइन थर्ड, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट t डिवाइडेड बाई इसका ऑपोजिट क्या है, साइन 90। बस खत्म है सवाल। अब आपको कैसे, आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो इधर। पहली बात, इन दोनों को कंसिडर कर, ठीक है।
10 इक्वल 20, कितना बचा बेटा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल टू 2, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो हमारे पास tan और थीटा की वैल्यू आ गई। अब हालांकि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है लेकिन हम इतना में ही रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालोगे, हमें थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे। अब देख कैसे करेंगे, इधर देख सोच अच्छे से। हमें तो tan थीटा पता है, tan थीटा पता है, तो जैसे ही तेरे को कोई थीटा का एंगल पता हो, अच्छा तेरे को पहले मैं करके दिखा देता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ। तो मान ली ये वाला ले लिया, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये क्या है 20 बाई साइन 180 माइनस थीटा, 20 बाई साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, सॉरी किरचॉफ लॉ क्या बोल रहा हूँ, किरचॉफ लॉ 12th में एएसटीसी रूल, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया बेटा टी बाई साइन 90, साइन 90 इज 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 20 बाई साइन थीटा कैसे निकालें, हमको तो सर tan थीटा पता है, कैसे निकालें। देख कैसे निकालेगा, जब भी तेरे को ऐसा पता हो एक ट्रायंगल बना। मैं तेरे को बेस्ट तरीका बोल रहा हूँ इसमें, हालांकि जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम लोग थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे, तुम लोग को पता है कि tan थीटा से sin थीटा में कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन मैं बेस्ट मेथड बताता हूँ जो हमारे बिल्कुल काम आता है। थीटा ऐसे लिख लेना, 90 डिग्री बना ले। tan थीटा क्या दिया हुआ है बेटा 2, tan थीटा 2 यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस 2/1। अच्छा ये 2 ये 1, तो हाइपोटेनस कितना हो गया √5, ब्यूटी 5 होगा उस थ्योरम। यहाँ से sin थीटा बोल कितना है, sin थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 2/√5, तो 2 डिवाइडेड बाई √5, तो टेंशन हो गया बेटा आपका 10/√5, और इसका सिंपली आंसर 2√5 लिख सकते हो। आप लोग कर लेना वैसे जो भी करना है। समझ में आया कि टेंशन 2√5 न्यूटन हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। टेंशन टेंशन तो समझ में आया है, और साथ में आपका क्या कहते हैं ये भी आपका हो गया। कोई भी डाउट, चलो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका, ये तो लेविस थ्योरम है, जिस थ्योरम से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको सॉल्व करने का मैं और 2 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका लेविस थ्योरम, सेकंड तरीका सुने, पहले लिख लो ये वाला चीज। आई होप लिख लिया होगा यार, नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करो, वीडियो बैक करो, फिर लिखो, ठीक है। चल देख सेकंड मेथड क्या बोला गया, ये तीनों इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स क्या है 0। तो हम लोग क्या करेगा, देख ये थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, ये पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये पॉइंट, अच्छा कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मतलब क्या है, वो बॉडी मूव नहीं कर सकती, वो बॉडी मूव नहीं कर सकती, इसका मतलब ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस में भी मूव नहीं कर सकता और वाई एक्सिस में भी मूव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो वो ना एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है ना वाई एक्सिस में मूव कर सकता है। तो यही प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए डॉटेड लाइन वाला मेथड याद है कि नहीं, 2 डॉटेड लाइन बनाओ, 2 डॉटेड लाइन बना दिया। अब नेक्स्ट काम आपका है कि आप सारे फोर्सेस को इन डॉटेड लाइन के अलाउंग तोड़े। देख सकते हो 10 न्यूटन ऑलरेडी डॉटेड लाइन में, 20 न्यूटन ऑलरेडी डॉटेड लाइन में, टेंशन नहीं है डॉटेड लाइन में, तो टेंशन को तोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा टी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा टी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। नेक्स्ट भाई, यानी कि अभी हमने टेंशन को तोड़ दिया है, तो टेंशन को तोड़ दिया तो टेंशन को लिखने का कोई मतलब नहीं है, टेंशन को लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब हम इसको तोड़ चुके हैं तो तोड़ चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारा फोर्स का डायग्राम बन गया। अब आपको देखो बेटा, कुछ बच्चे बोलोगे सर मिटाओ मत, चलो मैं मिटाता नहीं हूँ। हालांकि ये फोर्स 2 टुकड़ों में टूट चुका है तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। यानी कि बॉडी में नेट फोर्स 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस में भी फोर्स बैलेंस है। एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस है मतलब क्या, टी कॉस थीटा इक्वल टू 10, वाई एक्सिस में फोर्स बैलेंस है मतलब क्या, टी साइन थीटा इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। 2 डिवाइड बाई 1 कर, 2 डिवाइड बाई 1 कर, 2 डिवाइड बाई 1 करेगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टी कैंसिल, साइन बाई कॉस। अच्छा लिख लेता हूँ यार, पहली दफा है, पहली दफा लिख लेते हैं भाई, इक्वल टू 20/10। व्हाट इज टी कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 2। देख पहले भी आया था कि नहीं tan थीटा 2, पहले भी आया था कि नहीं। तो मेथड वही,
समझ में आ रहा है कि नहीं? रिजल्ट बेटा तेरा सेम आएगा, तो किसी भी मेथड से कर ले, तेरा मेथड अगर करेक्ट रिजल्ट सेम आएगा। ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग टेंशन का वैल्यू कैसे निकालें? सेम आप कर सकते हो। टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो? देख, टी साइन थीटा इक्वल 20 है ना, टी साइन थीटा इक्वल 20, तो टी इक्वल टू क्या होगा? 20 अपॉन साइन थीटा। अब हमको साइन थीटा नहीं पता, टेन थीटा पता है। टेन थीटा 2/1 है, तो साइन थीटा क्या होगा? 2/√5। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन थीटा क्या होगा? 2/√5। क्या हो गया? 10√5, जो कि पहले भी निकाला था हमने, मत भूलो बिल्कुल भी, पहले भी निकाला था। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको करने का एक और तरीका, मतलब एक और तरीका नहीं, इसी तरीके में एक और चीज है। ये इक्वेशन 1 और 2 है ना, ऐसा कर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। यहाँ पे देखेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो टी स्क्वायर क्या आ गया? 500। टी कितना आ गया? 10√5। देख बेटा, सेम रिजल्ट सेम है, कोई भी डाउट नहीं। नेक्स्ट, चलो ये वाला तो हुआ, और क्या कर सकते हैं? एक और मेथड है, लेकिन वो वाला मेथड थोड़ा सा, नहीं वो वाला मेथड भी इजी है, वो भी कर सकते हो। एक और मेथड, लास्ट मेथड, थर्ड मेथड लिखो। थर्ड मेथड देखो। अच्छा एक बात बता, अब थर्ड मेथड का प्रिंसिपल सुनो। पहला मेथड का प्रिंसिपल क्या था? लेमिस थ्योरम। सेकंड मेथड का प्रिंसिपल क्या था? बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वाई एक्सिस में भी इक्विलिब्रियम, एक्स एक्सिस में भी इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल लिखना है आपको, नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा बाद में कि हमने कैसे किया था। ठीक है, सेकंड का प्रिंसिपल क्या है? इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दैट मींस इट इज इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस आल्सो, वाई एक्सिस आल्सो। समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, थर्ड प्रिंसिपल लिखो। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका साफ साफ मतलब है कि बॉडी हर दिशा में इक्विलिब्रियम में है। देख, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमेशा एक्स और वाई में इक्विलिब्रियम होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है? ना बॉडी एक्स में जा सकती है, ना बॉडी वाई में जा सकती है, ना किसी भी तरफ भी नहीं जा सकती, किसी भी तरफ नहीं जा सकती। यानी कि अगर मैं बोलूं ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, क्या इसका मतलब यही है क्या कि ये वाई में मूव नहीं कर सकती और एक्स में मूव नहीं कर सकती? इसका मतलब तो ये भी है कि बॉडी इस तरफ भी मूव नहीं कर सकती, इस तरफ भी 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 नहीं कर सकती। यानी इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दैट मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम इन एवरी डायरेक्शन। इट इज इन इक्विलिब्रियम इन एवरी डायरेक्शन, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यानी कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम हर डायरेक्शन में है, तो मैंने क्या माना, मेरी सहूलियत के लिए कि ये दोनों 20 न्यूटन लग रहे हैं। ये दोनों कितना है बेटा? सॉरी, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। और ये कितना लग रहा है बेटा आपका? टेंशन। यानी कि अगर मैं अच्छे से सोचूं तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट लाई, ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट मस्ट लाई डायरेक्टली अपोजिट, that must lie directly opposite to this tension। अब ऐसा क्यों? अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैंने बनाया, इसका साफ साफ मतलब क्या है? देख, इनिशियली मेरे पास कितने फोर्सेस थे? अच्छे से देख, 3 फोर्सेस थे, T, F1, F2। अगर ये दोनों का रिजल्टेंट टेंशन के ठीक ऑपोजिट हुआ, ये दोनों का रिजल्टेंट बनाया मैंने, ये दोनों का रिजल्टेंट बनाया, तो मैं इन दोनों को मिटा सकता हूं, अगर मैंने ये दोनों को मिटा दिया तो ये एफ नेट आ गया, उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। यानी कि अगर एफ नेट टेंशन के ठीक इक्वल एंड ऑपोजिट हुआ, तभी तो ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। यानी कि 3 फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हम ये भी तरीका अपना सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्स, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही प्रिंसिपल लगाएंगे। अच्छा, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना तो भैया दुनिया में सबसे आसान काम है। खाना खाने के बाद सबसे आसान काम क्या है बेटा? 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? √10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। आधे बच्चे परेशान कहां से आ गया? वेक्टर में कराया था तो परपेंडिकुलर चीज होगा।
याद है कि नहीं, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्ट क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू टेंशन, तो टेंशन सीधा किसके बराबर हो गया, टेंशन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, रूट ओवर 10 स्क्वायर यानी कि 100, 220 का स्क्वायर यानी कि 400, ये हो गया बेटा 10√5। देख सेम रिजल्ट, और कितना आसानी से आ गया। कितने सारे मेथड है हमारे पास, लेकिन हम सेम होना चाहिए, और दो मेथड का कॉन्सेप्ट इंटरमिक्स मत करना, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। टेंशन आ गया, नेक्स्ट क्या निकाला, एंगल निकाला। एंगल कैसे निकालेंगे देख, तो एक बात बता मेरे को, अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये है, ये कितना आ रहा है बेटा 10√5, कितना आ रहा है ये 10√5, दैट इज इक्वल टू टेंशन। वो बच्चा खत्म हो गया। अब एंगल थीटा निकालना है, ये अगर थीटा तो ये एंगल भी क्या है बेटा थीटा, ठीक है। यहां से बड़ा टेन थीटा क्या होगा, tan theta is perpendicular by base. What is perpendicular? Perpendicular is this value. This value is how much, 20. बेस कितना है बेटा 10, tan थीटा कितना आ गया फिर से 2 के बराबर। देख देख भाई, तरीका देख कि 3 तरीके से मैंने तुमको कराया है, ठीक है। और अब आप ये मत सोचना कि सर कौन सा तरीका सिलेबस में, सब तरीके सिलेबस में तेरे को जिससे करना है कर, रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब ये मत सोचना सर किस तरीके से करें जिससे जल्दी आएगा। बेटा जल्दी तीनों से आएगा, तीनों ही 2 स्टेप के हैं, बस तेरी कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड कर, नहीं चीजें बस तेरी स्पीड पे डिपेंड करता है तेरे को किस मेथड से करना है। तो इट्स अप टू यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेमनिस थ्योरम लगा दो, बेस्ट है। दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है तो लेमनिस थ्योरम लगा दे, दिमाग लगाना है तो इस मेथड से कर, जिससे करना है कर, ठीक है बेटा। चलो हाँ, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, बोला है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन द वेज इफ मास ऑफ दिस बॉल, स्पेरिकल बॉल रखा हुआ है, ऐसे 2 वेजेस हैं और 2 वेजेस में हमने ऐसे स्पेरिकल बॉल एक डाल दिया, तो अभी तो बैलेंस रहेगा बॉल, है ना। तो हमको बोला है सरफेसेस में नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए। मास ऑफ द वेज कितना दिया हुआ है बेटा 10 kg, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, इस बॉडी का वजन कैसे लगेगा, सीधा नीचे की तरफ, बॉडी का जो वजन है सीधा नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, बॉडी का वजन कितना होता है बेटा, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी 10 kg यानी कि 100 न्यूटन, ठीक है। 10 इंटू जी हम 10 मान रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये पता है कि नहीं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ये बता चुका मैं ऑलरेडी। नहीं, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसा लगेगा, इसका N1 नाम दे दो, और इसका नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा, N2 लगेगा, ठीक है। अब मेन बात है कि एंगल हम कैसे निकालें, अच्छे से देखना अभी, ठीक है। ये एंगल क्या होगा बेटा 90 डिग्री, ये बात समझो। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा ये अगर 60 डिग्री है तो ऐसा समझ, पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा होगा, ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री, इसका साफ साफ मतलब ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, ऐसे करके आप प्रोसीड कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैंने बोला इधर देखना अच्छे से, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। अब इसको मिटा दो, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इस चीज को मिटा दे, क्योंकि बेटा देख वेक्टर को हम स्लाइड करा सकते हैं ना आगे की तरफ, तो मैंने बोला ऐसे दिखा दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो फिर ये एंगल कितना होगा बेटा, दिस विल बी 60 ऑल्सो। इफ दिस इज 60, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 30, एंड इफ दिस इज 30, दिस विल बी हाउ मच 30। अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया बेटा 60। इसको मिटा दो, तो हमारे पास अभी टोटल 3 फोर्सेस आ रहे हैं, और ये तो उनके बीच का एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री। समझ में आ रहा है। अच्छा एक और बात, याद है ये वाला एंगल 30 डिग्री आ रहा था और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आ रहा था, ये 30 और ये 90 कितना हो गया 120 डिग्री। और ये वाला भी एंगल कितना हो गया 120 डिग्री।
तो हमारे पास 3 एंगल आ गए, तीनों एंगल कितने 120 120 120। अच्छा तीनों एंगल सेम, तो तीनों फोर्सेस भी सेम ही होंगे, तीनों फोर्सेस भी सेम होंगे, तो सीधी बात है N1 अपॉन साइन 120, तब भी लिख के दिखाई देता हूँ यार, N2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू mg कितना है 100 अपॉन साइन 120। ये सवाल थोड़ा ज्यादा ही आसान हो गया, 120 हाथ से कैंसिल हो गया, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 100 न्यूटन, तो ये सवाल आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया 30 डिग्री 60 डिग्री, इसका नॉर्मल रिएक्शन अलग आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं, तो ये सब आपको बेटा सॉल्व करने कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस भी इतना कुछ कठिन है नहीं, बेसिक से मतलब बेसिक प्रिंसिपल आपको बस सॉल्व करना है। एक और सवाल मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ये आपको खुद करना होगा। ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री, यहाँ पे डब्बा लगा है 2 kg का, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, कर सकता है। ठीक है, तो कर लो, ऐसे ही सवाल आते हैं यार, ऐसा इसमें कुछ कठिन है नहीं। इसमें थोड़ा सवाल में थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन आता है, जो अच्छे लेवल का किताब करोगे आप, जैसे कि डीसी पांडे हो गया या आपका सेंगेज हो गया, या और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बुक्स हैं, मतलब मेनली एडवांस लेवल, मेन्स एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, एनडब्ल्यूटी तक तो यही है, एनडब्ल्यूटी की पिक्चर खत्म हो चुकी है। ठीक है, मेन्स एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ अच्छे सवाल होते हैं जिनमें फ्रिक्शन वगैरह का थोड़ा जिक्र किया होता है, फ्रिक्शन वगैरह का थोड़ा जिक्र किया होता है। तो फ्रिक्शन सिंस मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो उसके सवाल में भी कराऊंगा नहीं। फ्रिक्शन हमारा करीब करीब, और आज का वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो, मैंने नेक्स्ट वीडियो के बाद शायद फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो के बाद मतलब अगला जो वीडियो होगा उसके बाद शायद फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब हम वो टॉपिक आगे पढ़ेंगे तब वो मतलब उस टॉपिक को मतलब उसमें इसमें जो फ्रिक्शन लगता है उस पर भी हम सवाल कराएंगे। ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क है, ये दोनों आपको करना है। ठीक है बेटा, हाँ तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था पहले, जब सीबीएसई अलाउ करता था ये टॉपिक। इस साल पेंडेमिक के लिए सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया है सिलेबस से। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा सुनो, क्योंकि ये टॉपिक का एप्लीकेशन अपकमिंग चैप्टर्स में काफी ज्यादा है। ये टॉपिक अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ तो आपको अपकमिंग चैप्टर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मुझे ये टॉपिक तो पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये टॉपिक डायरेक्टली जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है उससे सवाल नहीं आएंगे इस साल, तो इस टॉपिक के डायरेक्ट सवाल नहीं आने वाले, लेकिन इसका जो नॉलेज है वो आगे वाले चैप्टर में काम आएगा, इसलिए मुझे ये चैप्टर कराना पड़ेगा। एक और चीज, मैं इस चैप्टर का बेसिक टाइप के सम्स कराऊंगा, ट्राई करूंगा कि और भी अच्छे टाइप के सम्स कराऊं, लेकिन हम लोग एक्सट्रीमली मेन्स एडवांस लेवल का भी कराई दूंगा, मेन्स लेवल तक का भी कराई देंगे थोड़ा बहुत, एडवांस लेवल तक का नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे, क्यों नहीं करा पाएंगे, रीजन बेटा ये है क्योंकि ये इस बार सिंस सिलेबस से हटा दिया है, तो एनटीए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, ये आपका सिलेबस सब कुछ डिसाइड करती है, बोर्ड्स और बोर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस डिसाइड करती है ये। तो एनटीए ने अभी तक कुछ नहीं बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। देयर इज 99% चांस कि एनटीए सिलेबस रिड्यूस करेगा। एनटीए क्या करता है, हमेशा सीबीएसई का कॉपी पेस्ट मारता है, तो एनटीए 99% चांस कि वो सिलेबस रिड्यूस करेगा, बस वो अभी तक उसने ऑफिशियल नहीं किया इस चीज को। तो अगर एनटीए सिलेबस को रिड्यूस करता है तो ये टॉपिक के डायरेक्ट सवाल आपको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका नॉलेज तो चाहिए होगा आगे वाले चैप्टर में, तो नॉलेज आप ले लो, डायरेक्ट सवाल प्रैक्टिस करना है करो, नहीं करना है मत करो, नहीं आने वाले। लेकिन अगर मान लो एनटीए बोलता है कि जो सिलेबस पहले था वही आएगा, फुल सिलेबस आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बढ़िया टॉपिक है। जैसे ही हमको चांस, जैसे ही एनटीए ऑफिशियल बोलेगा कि हाँ सिलेबस वही आ रहा है ये सब, उसी के बाद मैं इनका वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई ने जो सिलेबस बोला है वो सिलेबस में पढ़ा के जाऊंगा आपको प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो जो टॉपिक का नॉलेज हमें चाहिए बाकी टॉपिक समझने के लिए वो भी कराऊंगा। तो एनटीए अगर बेटा वापस ये सब टॉपिक्स लेके आता है तो ये सब टॉपिक्स आपको वापस पढ़ाया जाएगा, तो सिलेबस को लेके आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। आपका काम है जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, सवाल लगाओ। ठीक है, सिलेबस वो संभालना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम है बेटा पढ़ाई करना। चलो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहली बात आपको यहाँ से पढ़ के कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये थ्योरी है, इस चीज को जैसा लिखा है बोर्ड में वैसे का वैसा लिख लो। नेक्स्ट पेज में जब हम मतलब थोड़ा 1 मिनट बाद जो मैं चीज समझाऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा,
अभी के लिए प्रॉपर ये दोनों जो चीज लिखा हुआ है प्रॉपर लिख डालो, ठीक है। अब इनमें कुछ कुछ टर्म्स है मैं जो आपको समझाना चाहूंगा। पहली बात यहाँ पे लिखा है नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल न्यूटन लॉज ऑफ, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ये। एक्सीलरेटिंग, अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का पोजीशन, ऑब्जर्वर का पोजीशन कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है एक बार बता, ये बात समझ, ये मान ले एक गाड़ी जा रही है, स्ट्रेट हाईवे में गाड़ी जा रही है, स्ट्रेट हाईवे में गाड़ी जा रही है, मैं रास्ते के साइड में खड़ा हूं, सुनना चाहिए, सुनना बढ़िया से मैं क्या बता रहा हूं। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये यहां पे दो आदमी बैठे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, बाहर में एक आदमी, सी है, एक आदमी है जो साइकिल के ऊपर बैठा है, ठीक है। ये आदमी डी है, ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, साइकिल इस तरफ जा रही है, ठीक है। क्या पता, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है ए के बारे में पता लगाना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ए के बारे में पता लगाना है, ए कैसा मोशन कर रहा है ये आपको बताना है। चल, एक गाड़ी के अंदर बैठा है, अगर सी ऑब्जर्व करेगा तो सी के हिसाब से गाड़ी का गाड़ी का रफ्तार मान लें 10 मीटर पर सेकंड है, और इस साइकिल का रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बता, और ये डायरेक्शन मान ली ईस्ट है, डायरेक्शन मान ली ईस्ट। ये थ्योरी वाला पार्ट को थोड़ा टाइम के लिए आप साइड कर लो। गाड़ी जब इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो सी वाले इंसान को ए का मोशन कैसा लगेगा? सी वाला सोचेगा कि ए तो बराबर ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पिक्चर खत्म। सेकंड पॉइंट, बी वाला तुम्हारे साइड, मान लो तुम एक कार में बैठो, तुम्हारे साथ में साइड में एक इंसान बैठा है, तुम्हारे हिसाब से उसका मोशन क्या होता है? तुम्हारे हिसाब से, तुम बी हो वो ए है, दोनों कार के अंदर बैठे हैं, बी के हिसाब से ए का मोशन क्या हो रहा होगा? रेस्ट में। चाहे गाड़ी हवा में छलांग मार दे, गाड़ी खाई में गिर जाए, गाड़ी कभी भगवान ना चाहे किसी की गाड़ी खाई में गिरे, गाड़ी सीधे रास्ते में जाए, गाड़ी रुके रहे, गाड़ी कुछ भी करे, साइड वाले बैठे हुए इंसान के हिसाब से तो ड्राइवर बैठा हुआ है रेस्ट में, ड्राइवर रेस्ट में है और पूरा दुनिया पीछे जा रही है, पूरी दुनिया क्या जा रही है? पीछे जा रही है, आपको पता है। नेक्स्ट, अगर मैं साइकिल वाले डी इंसान के हिसाब से बोलूं, तो डी इंसान के हिसाब से एक किस तरफ मोशन कर रहा है? इसी तरफ मोशन कर रहा है, लेकिन किस रफ्तार से? 15 मीटर पर सेकंड से। 15 याद है रिलेटिव वेलोसिटी बताया था। साइकिल इस तरफ जा रहा है, कार उस तरफ आ रही है, तो साइकिल वाले के लिए तो वो कार 15 मीटर पर सेकंड से आएगी, पिक्चर खत्म, ठीक है। तो मेन बात ये है कि तीन इंसान ने, इसके हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, बी के हिसाब से 0, इसके हिसाब से 15 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तीन इंसान के हिसाब से तीन अलग मोशन हुआ। अब मान ले कि एक आदमी स्पेस में बैठा हुआ है और उसके पास खतरनाक टेलीस्कोप है, स्पेस में वो फ्लोट कर रहा है, स्पेस से वो देख रहा है इस कार को। तो ये कार असलियत में क्या है? धरती माता के ऊपर है, धरती माता के ऊपर है, तो कार जब जा रही होगी तो स्पेस से जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से तो कार सर्कुलर मोशन कर रही है अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ सर्कुलर है, अर्थ स्फेरिकल है ना, स्फीयर के ऊपर एक पार्टिकल मूव करेगा, इट इज फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ। तो स्पेस के हिसाब से ये कार कैसा मोशन कर रही है बेटा? सर्कुलर मोशन। तो हम कौन से मोशन को करेक्ट मानते हैं? स्पेस छोड़, मान ली मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर कुछ एक है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो अलग ही मोशन हो रहा है, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रहा है, अर्थ के ऊपर वो आपका कार भी मूव कर रहा है, तो भैया मतलब हिसाब किताब समझ रहे हो आप, हिसाब किताब अलग हो रहा है। यानी हम अगर अलग अलग ऑब्जर्वर ले तो अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से एक बॉडी अलग अलग मोशन करती है, एक ही बॉडी अलग अलग मोशन करती है। तो बॉडी का जो मोशन है, मोशन ऑफ ए बॉडी किस चीज पे डिपेंड करता है? मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? बताओ। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बच्चे बोलते हैं ऑब्जर्वर के ऊपर मोशन कैसे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर तो बस देख रहा है, लेकिन बेटा उसके ऊपर भी मोशन डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके का मोशन कर रही है। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, जो मैंने बोला उसको थोड़ा अपने दिमाग में रखो। फिजिक्स क्लास में देख बेटा, मुद्दे का बात यह है ना कि फिजिक्स का, लोग बोलते हैं कि फिजिक्स का बहुत सारा किताब होता है, बायोलॉजी वगैरह होता है, उसमें इंसान किताब पढ़ के समझ सकता है। फिजिक्स में आपको क्यों एक टीचर का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है? क्योंकि फिजिक्स में लिखने लायक चीजें ज्यादा नहीं है। मैंने कितना कुछ बताया, लेकिन स्टेटमेंट क्या है? मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, बस यही स्टेटमेंट है। लेकिन कितना डिस्कशन होता है वो सब बेटा, इसलिए ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में भी और भी सब्जेक्ट में होता है, मैं तो फिजिक्स का एम्बेसडर हूं, तो मैं फिजिक्स के बारे में बोलूंगा, ठीक है। तो एक ही बॉडी का मोशन
पांच छह ऑब्जर्वर अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं, तो सही पहले सवाल ये उठता है कि भैया किसका किसका ऑब्जर्वेशन सही है, मतलब किसका मोशन, कौन सा मोशन करेक्ट है, हम किसको माने कि हाँ भाई ये असली मोशन है, ए का कौन सा मोशन करेक्ट मोशन है, ए का एक ए तो बहुत सारा मोशन कर रहा है अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो ए का कौन सा मोशन करेक्ट है। सही जवाब सोचो एक बार, चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। सही जवाब है बेटा हर मोशन करेक्ट है, हर मोशन करेक्ट है ए का हर मोशन करेक्ट है, बिकॉज मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। आप इस ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्वर के हिसाब से न्यूटन लॉ लगा लो, और जितने नेचर के लॉज होते हैं ना फिजिक्स के सारे लॉज लगा लो करेक्ट बैठेंगे, इसके हिसाब से सारे नेचर के लॉज लगा लो करेक्ट बैठेंगे, इसके हिसाब से नेचर के सारे लॉज लगा लो करेक्ट बैठेंगे, स्पेस वाले इंसान के हिसाब से सारे लॉज लगा लो करेक्ट बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो मोशन करती है वो पहले की बात किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, और ऑब्जर्वर के साथ साथ वो ऐसा नहीं है कि जैसे देर से पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन, जैसे कि हाँ ए का आइडियल मोशन कार आगे जा रहा है, वो नहीं है बेटा, वो भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। यानी कि every motion, every possible motion observed by an observer is correct। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये सब तो मैंने पढ़ा दिया, अब मैं बताता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्व देख, हियर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, रेस्ट में है। हियर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, स्पेस वाला उस हिसाब से है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है, ऑब्जर्वर का जो पोजीशन, इन शॉर्ट वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आया। अब मैं कुछ कुछ टर्म्स आपको बताता हूँ। सूडो का हिंदी अर्थात होता है काल्पनिक, काल्पनिक, असलियत में कुछ नहीं है, कल्पना से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको सूडो कहते हैं, सूडो फोर्स। ये आप लिख लो बेटा, बाकी सब कुछ लिख लो, इसके बाद मैं, अच्छा ये एफओआर वो नहीं है, एफओआर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर वो नहीं, वो फॉर नहीं, inertial frame of reference, non-inertial frame of reference along applied a force is applied in the direction, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, in the direction opposite to frame of reference along with Newton's law, ठीक है बेटा। ये आप लोग लिख लो, इसके बाद मैं समझा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझाएंगे पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उम्मीद है कि आपको प्रॉपर यही समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल से। इसके बाद में हम कुछ सवाल कराएंगे, सवाल बोल रहा हूँ मैं, सवाल कराएंगे, ठीक है। चल देख, पहली बात इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी वो देख। वहां पे क्या है, इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर, नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं बॉडी रेस्ट में, तो ये ऑब्जर्वर रेस्ट में, इसका साफ साफ मतलब क्या है बेटा, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम क्या कर रहे हैं देख, पहले हम क्या लगाएंगे, इसका ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ये एक गाड़ी है, गाड़ी पूरी की पूरी इमेजिन कर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कांच की बनी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर प्रॉपर देख पा रहा है, तो गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जो इनिशियली गाड़ी के सेंटर में था, अब गाड़ी अचानक आगे की तरफ बढ़ी, एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ बढ़ी, तो इंसान क्या होगा बताओ। अब तुम इमेजिन करो, तुम सारे के सारे बच्चे स्कूल बस में तो बैठे ही होगे, स्कूल बस में तो चलो कार में बैठे होगे, स्कूल बस में बैठे हो मत, खड़े हो जाओ जाके, अभी तो खड़े हो भी नहीं सकते, जब स्कूल खुलेगा तब जाके खड़े हो जाना, ठीक है। एकदम कार गाड़ी के बीच में खड़े रहो, एकदम ऐसा करके खड़े रहना, कुछ पकड़ना नहीं, खड़े रहना। सडनली ड्राइवर को बोला बेटा चला, बेटा नहीं बोला, मतलब बोलो चला, वो चलाएगा तो आपको पीछे की तरफ फोर्स फील होता है कि नहीं, पीछे की तरफ फोर्स धक्का लगता है। ये पढ़ चुके क्लास 9 में, 1000 बार पढ़ चुका होता है बच्चा, पीछे की तरफ जिसको फोर्स फील होता है वो क्यों हो रहा है, मैं समझाता हूँ तेरे को। क्योंकि हर बॉडी, ये जो बॉडी है मैन, इसका नाम क्या है बेटा, मैन, इसका नाम क्या है, मैन। तो मैन इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि इंसान ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में था ना। यहाँ पे देख, इनिशियली क्या था, ये इनिशियल केस है, इनिशियली इंसान भी रेस्ट में था और जो कांच की गाड़ी थी वो भी रेस्ट में थी, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही ड्राइवर ने एक्सीलरेटर मारा, तो ड्राइवर ने फोर्स किस में लगाया, गाड़ी में लगाया कि इंसान में लगाया, उसने फोर्स लगाया गाड़ी में। तो आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ में जाओ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अभी तो रेस्ट की बात कर रहे हैं, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यानी कि एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी अगर
नेट फोर्स क्या होता है बेटा? जीरो। रेस्ट में तो रेस्ट में लगेगा, नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। अब ट्रक ने जैसे एक्सीलेटर पेडल में दबाया तो इंजन ने कुछ काम किया, इंजन ने काम किया तो इंजन ने फोर्स लगाया गाड़ी में, इंजन ने फोर्स लगाया यानी कि फोर्स लगा है गाड़ी में। तो गाड़ी में जब फोर्स लगा है तो क्या बॉडी रेस्ट में रहेगी? नहीं, गाड़ी तो मूव करेगा। तो गाड़ी मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है अपने को। लेकिन क्या इंजन ने इंसान पे फोर्स लगाया? नहीं। तो इंसान में अभी भी नेट फोर्स जीरो है, इंसान में अभी भी नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि गाड़ी ने इंसान पे कोई फोर्स नहीं लगाया। फ्रिक्शन को अभी के लिए नेग्लिजिबल मान, क्योंकि फ्रिक्शन जब तक पढ़ाया नहीं, जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तब इसमें वापस आ जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान, फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी ने इंसान पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इंसान तो अगर गाड़ी ने इंसान पे कोई फोर्स नहीं लगाया तो इंसान तो रेस्ट का रेस्ट नहीं रहेगा। यानी कि मैन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि देख, गाड़ी पहले यहाँ पे थी, इंसान यहाँ पे था, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई, इंसान तो वहीं पर रहेगा ना भाई। इंसान क्या रहेगा? वहीं पर रहेगा। अच्छे से देख, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंसान का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंसान का पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ये बात समझो, ये बहुत बहुत डीप बात है। समझ में आया कि नहीं? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि इसके हिसाब से, मैन के हिसाब से, सॉरी ये तो मैन है, मैन छोड़ यार, ए नाम दे दे, ए नाम दे दे। बी के हिसाब से मैन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ऑब्जर्वर बी के हिसाब से इंसान क्या था? इंसान वॉज थ्रू आउट एट रेस्ट। सो ए इज ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, मैन तो क्या है यार, ए लिख दो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट कोई अंतर है क्या? हाँ बोलोगे, हाँ सर, पहला स्टेटमेंट में तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला है, सेकंड स्टेटमेंट में विद रिस्पेक्ट टू बी बोला है। ग्राउंड और बी थोड़ी सेम है बेटा, ग्राउंड भी रेस्ट में, बी भी रेस्ट में, तो ग्राउंड और बी लगभग लगभग क्या सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। समझ में आ रहा है? अच्छा मैं बताता हूँ, मान ले ऊपर से प्लेन जा रही है, ऊपर से प्लेन जा रही है, हम 15 बच्चे नीचे खड़े हैं, मैं तो बच्चा नहीं हूँ खैर, मैं अब 15 बच्चों को लेकर नीचे खड़ा हूँ। अब मैं बोलूंगा हर बच्चा बताओ भाई प्लेन कैसा मोशन कर रहा है। अरे भाई प्लेन तो वही मोशन कर रहा होगा ना जो मेरे लिए जो मोशन करेगा, तेरे लिए भी वही मोशन करेगा, क्योंकि हम सबके सब कहाँ है, हम सबके सब ग्राउंड में है। समझ में आया कि? तो मोशन ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मोशन ऑफ प्लेन विद एवरी स्टेट इज सेम। सिमिलरली A is always at rest with respect to ground and ground और B तो सेम ही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप ये वाला आपको चीज समझ में आया होगा। तो इसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही है, क्योंकि न्यूटन लॉ प्रॉपर लग रहा है यहाँ पे, न्यूटन लॉ प्रॉपर लग रहा है। लेकिन यहाँ की पिक्चर में आते हैं, ये पिक्चर थोड़ा अच्छे से सुनना। ये है आप बेटा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, फोकस चेक करके बढ़िया से डिस्कस करेंगे, एकदम मजा से डिस्कस करेंगे। मेरा तो भैया फेवरेट टॉपिक है यार, मेरा बड़ा मन था यार फिजिकल क्लास में कराने का यार, क्या कर सकते हैं, किस्मत में ही नहीं है। मतलब जब खुलेगा देश दुनिया, कोरोना जाएगा तो मिलेंगे आप लोगों से, पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलो देखो भाई, अभी क्या है, अब मान ले सेम है, गाड़ी वही है, बस एक कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, दो नहीं एक ही कैमरा, एक ही गाड़ी है। तो ये गाड़ी जब रुकी हुई थी इनिशियली, और गाड़ी क्या है, फाइनली मोशन कर रही है, ठीक है। तो इनिशियली जब गाड़ी रुकी हुई थी तो इनिशियली ए एट रेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ए एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कैमरा। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, कैमरा के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी कैमरा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या था, बी, यहाँ पे क्या है, कैमरा ऑब्जर्वर है। समझ में आया कि नहीं? बाहर कोई ऑब्जर्वर नहीं है, अंदर कैमरा ऑब्जर्वर है। अब तुम इमेजिन करो, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आपने देखा होगा, इमेजिन कर कि एक गाड़ी है, गाड़ी, अब मान ले गाड़ी के सारे दरवाजे खिड़की बंद है। मैं गाड़ी का फिजिकल अपीयरेंस इसलिए चेंज कर रहा हूं कि देखो फिजिकल अपीयरेंस गाड़ी का चेंज करने से फिजिक्स में कोई चेंज आता नहीं है, लेकिन आपको इमेजिनेशन में हेल्प होगी। इमेजिन कर गाड़ी पूरी तरीके से मतलब दरवाजे खिड़की कुछ सब बंद है, तो अंदर में जो कैमरा रखा हुआ है, अंदर में कैमरा रखा हुआ है। अब कैमरा का फीड सीधा तुम्हारे घर में लैपटॉप में आता है या तुम्हारे फोन में आता है, तुम्हारे लैपटॉप में आता है, चलो तो कैमरा का जो फीड है वो प्रॉपर आपके लैपटॉप में आ रहा है। अब क्या हुआ, गाड़ी जब चलेगी या गाड़ी रुकी रहेगी या गाड़ी कुछ भी होगी, सिर्फ बाहर का कुछ आप देख नहीं सकते, गाड़ी प्रॉपर सील्ड है, दरवाजे खिड़की सब बंद है, आप कुछ नहीं देख सकते कि बाहर क्या हो रहा है। तो आप बता पाओगे क्या गाड़ी चल रही है कि रुकी हुई है? सोच के देख, तुम्हें सिर्फ कैमरा का फीड मिल रहा है, कैमरा क्या दिखा रहा है वो दिख रहा है, क्या तुम बता पाओगे गाड़ी रुकी हुई है कि चल रही? नहीं बता सकते हम लोग, कैमरा को देखे हम अभी नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात अपने को सब क्लियर हुआ पहली चीज। तो क्या एक इनिशियली क्या है, कैमरा के हिसाब से रेस्ट में है। अभी क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी जब आगे बढ़ी, गाड़ी जब आगे बढ़ी तो कैमरा भी तो एक्सीलरेट किया कि नहीं? कैमरा भी तो एक्सीलरेट किया, तो ये क्या हो गया बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन?
इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वही एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे गाड़ी मान ले ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ी, गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ी, तो कैमरा भी तो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि कैमरा तो गाड़ी में फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कैमरा ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो ये नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, पहली पिक्चर खत्म यहाँ पे। अब सुने अच्छे से, ठीक है, बता ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी में इंजन है, ड्राइवर ने ब्रेक पेडल में फोर्स लगाया, तो इंजन ने गाड़ी में फोर्स लगाया, इंजन ने क्या किया, गाड़ी में फोर्स लगाया, इंजन ने इंसान ए पे कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई फोर्स नहीं लगाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंसान ए तो रेस्ट में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपने को पता है, यानी कि गाड़ी आगे जाएगी, इंसान वहीं पे रहेगा। लेकिन अब तो इमेजिन कर, ऑब्वियस सी बात है, इंसान पहले यहाँ पे था, गाड़ी आगे गई, इंसान यहीं पे रहेगा। अब तो इमेजिन कर, तुझे इंसान का मोशन कहां से ऑब्जर्व हो रहा है? गाड़ी तो बंद है पूरी तरह के, सॉरी बंद मतलब क्या, हर तरफ से अंदर दरवाजा खिड़की बंद है। तुझे इंसान का मोशन ऑब्जर्व हो रहा है कैमरा से, तुझे इंसान का मोशन ऑब्जर्व हो रहा है कैमरा से, और तुझे क्या दिखा कि इंसान पहले यहां पे, तुझे क्या दिखा, इंसान पहले यहां पे था, अभी ऑल ऑफ ए सडन इंसान इस तरफ आ गया, पीछे की तरफ चला गया। तुझे तो कैमरा के हिसाब से तुझे ये दिख रहा है ना, तुझे ये ऑब्जर्व करना है कि कैमरा क्या देख रहा है। कैमरा के हिसाब से इंसान तो पहले गाड़ी के बीच में था, कैमरा की तरफ से इंसान गाड़ी के बीच में था, और थोड़ा टाइम बाद इंसान पीछे चला गया। लेकिन इंसान पे किसी ने कोई फोर्स लगाया, तो इमेजिन कर, इंसान ऐसे खड़ा था, सडनली इंसान पीछे चला गया, कैमरा के हिसाब से क्या हुआ, इंसान पीछे चला गया। लेकिन इंसान में किसने फोर्स लगाया? नहीं, इंसान में किसने फोर्स लगाया? कैमरा के हिसाब से तो कैमरा के हिसाब से इंसान पे किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो कैमरा ने बोला ये तो जादू है, तो कैमरा ने बोला नहीं भैया जादू नहीं है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि काल्पनिक फोर्स लग रहा है। वो क्या है? सूडो फोर्स, PSEUDO, सूडो फोर्स, काल्पनिक एक फोर्स लग रहा है, जो कि पूरे फ्रेम के ऑपोजिट में लग रहा है। फ्रेम किस तरफ आगे बढ़ रहा है बेटा? फ्रेम का एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। अच्छा यह बता, गाड़ी अगर 5 मीटर आगे जाएगी, गाड़ी अगर 5 मीटर आगे गई, तो इंसान गाड़ी के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पीछे गया कि नहीं? देख, इंसान पहले यहाँ पे था, अब गाड़ी के रेस्पेक्ट में तो इंसान पीछे गया ना, गाड़ी के रेस्पेक्ट में तो इंसान पीछे गया है, यानी गाड़ी अगर 5 मीटर आगे गई तो इंसान, गाड़ी 5 मीटर आगे गई तो इंसान गाड़ी के अंदर 5 मीटर पीछे गया होगा, गाड़ी के अंदर 5 मीटर पीछे गया होगा। यानी कि अगर गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है, तो इंसान का एक्सेलरेशन क्या होगा? गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ है, गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ है। समझ में आया कि नहीं? तो इंसान को फोर्स कितना फील हुआ? मास ऑफ ए इंटू ए, यानी कि फोर्स, और आई कैन से सूडो फोर्स felt by the man is mass of A into minus acceleration of frame of reference। माइनस एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस तरफ है, माइनस मतलब इस तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हुआ क्या मैं बताता हूँ। देख, ये हुआ ऐसा कि कैमरा के हिसाब से अचानक इंसान पीछे चला गया, यानी कि इंसान पे किसी ने तो फोर्स मेरे हिसाब से लगाया नहीं, लेकिन इंसान अचानक पीछे चला गया। यानी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एक कॉन्सेप्ट लाया सूडो फोर्स का, और ये बोला कि जब भी कोई फ्रेम आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन से, तो उसके अंदर रखी जाने वाली सारी की सारी चीजें, जब फ्रेम आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन ए से, तो अंदर रखी गई सारी की सारी चीजें उस फ्रेम के ऑपोजिट में एक एक्सेलरेशन ए फील करेंगी, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? तो फ्रेम का एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये कब होगा? जब ऑब्जर्वर उसके अंदर बैठा हो। समझ में आया कि नहीं? तो एक बात बता, अभी क्या है, मोशन ऑफ ए अगर हम डिसाइड करें तो ए इज मूविंग विथ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, with respect to कैमरा। अब तो एक चीज देखेगा, जो दोनों के दोनों फेनोमेना है, आपका ये फेनोमेना और ये फेनोमेना में कोई अंतर नहीं है। इंसान के साथ सेम घटना घटित हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर बाहर था, तो उसके हिसाब से इंसान क्या था? रेस्ट में था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर कैमरा है जो कि अंदर है, उसके हिसाब से इंसान एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है।
तो आप देखो, एक सेम बॉडी ए, सेम पर्सन ए, कैपिटल ए, अलग अलग मोशन कर रही है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर। अपॉन द ऑब्जर्वर अलग अलग मोशन तो कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें एक फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो आपके हिसाब से आपको इस मेथड से सवाल करना हो करो, आपको इस मेथड से सवाल करना हो करो, आपका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। मैं सवाल करा के दिखा भी दूंगा आपको, रिजल्ट आपका एग्जैक्टली बेटा सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। लेकिन आपको ये मानना है कि अगर सवाल आपने इस तरीके से शुरू किया है, इसी तरीके से खत्म करो। अगर सवाल आपने इस तरीके से शुरू किया है, इसी तरीके से खत्म करो। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ट्राई करना ये वाला मेथड को यूज करने का। बोलेगे नहीं सर ये तो कठिन मेथड है, ये तो कठिन मेथड है। बेटा जो कठिन सवाल है ना, उसमें इजी मेथड होता है, ये कठिन मेथड हो जाता है फिर। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पिक्चर सामने आएगी, टेंशन मत लो, लिखते जाओ, ठीक है।